हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे सोशियोलॉजिकल एकेडमी विद तृप्ति पांडे में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी हमने पिछले कुछ क्लासेस में देखा सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण की विशेषताएं, सामाजिकरण के साधन, एजेंसीज क्या है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी और आप सामाजिकरण के संदर्भ में काफ़ी कुछ समझ भी चुके हैं। लेकिन अभी आज की इस क्लास में हम यह देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति का सामाजिकरण वास्तव में किस प्रकार से होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म के विकास के आधार पर जानने का प्रयास किया है। वास्तव में आत्म कोई शारीरिक अवधारणा न होकर एक मानसिक तथ्य है और व्यक्ति के समाजीकरण के अंतर्गत वह आत्म का विकास और उद्भव का केंद्र बिंदु है। तो समाजीकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और यह बताने का प्रयास किया है कि समाजीकरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि समाजीकरण के संदर्भ में चार्ल्स कूले का क्या विचार है। चार्ल्स कूले एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और उन्होंने अपनी एक विश्वविख्यात पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में समाजीकरण के से संबंधित जो विचार हैं उन पर गहन चर्चा की है और उन सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आपके सिद्धांत को आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है, लुकिंग ग्लास सेल्फ मिरर थ्योरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चार्ल्स कूले ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाज व्यक्ति के लिए एक दर्पण का कार्य करता है। वह समाज में ही अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसी आधार पर वह अपने विषय में अपनी धारणा बनाता है और यहीं से उसका आत्म का विकास होता है। अलग से वह अपनी धारणा अपने बारे में नहीं बना पाता। चार्ल्स कूले ने सेल्फ का निर्माण 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के विचार इन 3 चरणों से होकर के गुजरते हैं। पहला उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति यह सोचता है कि अन्य व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं। दूसरा, वह यह सोचता है कि अन्य व्यक्तियों के निर्णय के आधार पर वह अपने विषय में सामने वाले व्यक्तियों की जो धारणा है उसकी पुष्टि करता है। और तीसरा है कि अन्य लोगों के विचारों के अनुसार वह अपने बारे में कुछ निर्णय लेता है और यह गर्व का अनुभव कर सकता है, निंदा का अनुभव कर सकता है या वह शर्मिंदा भी हो सकता है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में जो कुछ भी सोचता है वही उसके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है और वह कहीं जा रहा है और अचानक से उसके सामने उसके कुछ क्लासमेट या कुछ फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और वह वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है वह देखता है कि जस्ट थोड़े ही अंतराल में लोग उसको एक्सक्यूज़ मी कह करके वहाँ से जाने लगते हैं और धीरे धीरे सारे लोग चले जाते हैं। तो उसे लगता है कि मेरे आने से इन लोगों को अच्छा नहीं लगा या मैं इन लोगों को पसंद नहीं हूँ, और ऐसा सोचते ही उसके में इन्फीरियरिटी या जिसे हम हीन भावना कहते हैं डेवलप होने लगती है और इसके बाद वह बहुत निराश होता है और वह सोचने लगता है कि दुनिया में लोग अच्छे नहीं हैं
और उसके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते हैं और ऐसा सोच करके उसे अच्छा नहीं लगता और वह फिर लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है और इंट्रोवर्ट हो जाता है। अपने आप में गुम रहने वाला व्यक्ति लोगों से कम मिलना जुलना वह पसंद करने लगता है। धीरे धीरे यही उसकी आदत बन जाती है और आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे आपको अपने आसपास और चारों तरफ दिखाई देने लगते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करने लगते हैं और उसका कारण यही है कि उन्हें महसूस होता है कि समाज के लोग उनके साथ प्रसन्न चित्त नहीं रहते हैं। दूसरा एक प्रभाव और हो सकता है कि जैसे वही वही बच्चा कहीं जा रहा है और उसे कुछ लोग दिखते हैं और अचानक से लोग जब उसको देखते हैं और ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, आओ आओ आओ, आपके बिना हमारी ये महफिल या हमारा ये ग्रुप अधूरा महसूस हम कर रहे थे, आपके बिना हम यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। और वहाँ पे और भी लोग खुश होने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से खूब बातें करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। ऐसा देख करके उस व्यक्ति को या उस बालक को या कोई भी व्यक्ति पर्सन हो सकता है, उसे यह महसूस होता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ और वह गर्व से भर जाता है और उसे लगता है कि सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और वह भी बढ़ चढ़ के वहाँ पे हिस्सा लेने लगता है। ऐसा करते ही उसका जो व्यक्तित्व है वह एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, जिसे हम बहिर्मुखी कहते हैं। वह खूब टॉकेटिव हो जाता है, दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करना, खेलना खाना कूदना, इस तरह के उसके व्यवहार डेवलप होने लगते हैं। वह मुखर एक व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है और उसकी जो पर्सनालिटी होती है वह काफ़ी स्ट्रांग होने लगती है और इस आधार पर उसके जो व्यक्तित्व हैं वे डेवलप होते हैं और उसमें स्व का निर्माण होता है। इसीलिए इसे आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा है कि वह व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आने से ही वह अपने बारे में कोई विचारधारा बना पाता है और इसीलिए उसको उन्होंने कहा है आत्मदर्पण का सिद्धांत। और कूले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति या बालक सर्वप्रथम अपने सेल्फ का या स्व का ही विकास करता है और इसी सामाजिक चेतना या जागरूकता के आधार पर निरंतर उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया चलते रहती है। लगातार वह उसमें सुधार भी करते रहता है, लगातार वह अपने बारे में वॉच करता है, देखता है, अनुमान लगाता है और अपने आप को नियंत्रण भी करता है, अपने व्यवहार को और अपने आप को समाज के अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। यही समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो चार्ल्स कूले का यह सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों के द्वारा यह सिद्धांत काफ़ी कहना चाहिए कि लोगों के द्वारा इस सिद्धांत को काफ़ी पसंद किया जाता है क्योंकि यह काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्त किया गया है। अगला जो सिद्धांत है वह मार्गरेट मीड का है। इस सिद्धांत को अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने मैं और मुझे के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। समाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में मीड ने कहा है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है उस समय ना तो वह सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, बल्कि जन्म के समय व्यक्ति एक सिर्फ बायोलॉजिकल प्राणी या बायोलॉजिकल बीइंग या जिसे हम जैविकीय प्राणी कहते हैं वह होता है और उसमें किसी भी प्रकार के किसी तरह के कोई भी सामाजिक गुण नहीं होते हैं, परंतु धीरे धीरे वह अन्य लोगों के संपर्क में आने से सामाजिक गुणों को सीखता है और समाज के अनुकूल व्यवहार करने की चेष्टा करता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वह सर्वप्रथम अपनी माता के संपर्क में आता है और अपनी माता को पहचानता है, माता के स्पर्श को पहचानता है और उनके स्पर्श के आधार पर ही वह अपनी पहचान को व्यक्त भी करता है और उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो टेंडेंसी है वह डेवलप होने लगती है। इस संदर्भ में समाजीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में मीड ने दो बातों को खास तौर से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चा सबसे पहले संकेत
के माध्यम से अपनी बातें दूसरों को समझा सकता है और समझाता है। और दूसरा है उसकी जो चेष्टाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है तो वह बिल्कुल अज्ञानी होता है। उसके पास ना ही किसी प्रकार की भाषा होती है, ना वह कुछ बोल पाता है और ना ही वह कुछ कह पाता है। वह अपनी तमाम इच्छाओं को या अपनी बातों को संकेत के द्वारा स्पष्ट करता है। जैसे यदि बच्चे को भूख लगती है तो वह दूध पीने की इच्छा को रो करके बताता है, और जैसे ही बच्चा रोता है तो माँ बच्चे के पास दौड़ कर आती है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, और वह उसे देखती है, कोशिश करती है, कुछ खिलाती, दूध पिलाती है या उसे प्यार करती है। तो वह देखिएगा कि जब गोदी में लेती है तो भी चुप नहीं होता, उसे बाहर घुमाती है तो भी चुप नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसे भूख लगी है और बच्चे की मम्मी उसको दूध पिलाती हैं तो वह चुप हो जाता है। तो बच्चे की माँ भी समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है और अब वह चुप हो गया है। और इस प्रकार से धीरे धीरे थोड़े ही समय में बच्चा ये समझ जाता है कि अगर मुझे अपनी माँ को बुलाना है या अपनी बात कहनी है या मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे रोना होगा, और वह रोने लगता है। जब भी उसे कोई ज़रूरत होती है वह रोने लगता है और उसकी माँ तुरंत उसके पास आ जाती है। जैसे जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो वह मुस्कुराने लगता है और उसे लगता है कि मेरे मुस्कुराने से मेरी माँ बहुत खुश हो जाती है। तो वह मुस्कुरा करके भी अपने भावनाओं को प्रकट करता है, खुश होता है और कुछ तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, जिससे समझ में आता है कि बच्चा अभी प्रसन्न है, रो नहीं रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होने लगता है तो वह अपने साथ कुछ खिलौनों के साथ भी खेलने लगता है। जैसे लड़की है तो वह गुड़िया वगैरह या गुड्डा गुड्डी के साथ या किचन वेयर के साथ खेल खेलती है। आप देखेंगे कि लड़कियां यदि फीमेल चाइल्ड है तो वह किचन वेयर के साथ अपनी किचन सजाती है, गुड्डा गुड्डी की शादी करेगी और उनको सुलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, जैसे उसकी मम्मा उसके साथ करती है। इसी तरह से यदि वह मेल चाइल्ड है, लड़का है, तो वह गाड़ी के साथ खेलता है, वह गाड़ी चलाता है, हवाई जहाज़ चलाता है, मिलिट्री वगैरह की ड्रेसेस पहनेगा और अपने पापा के जैसे व्यवहार करने की कोशिश करता है, और घोड़ा से खेलेगा। और धीरे धीरे ये लड़की हो या लड़का, आप देखेंगे कि वह अपने खिलौने के साथ उसी तरह का व्यवहार करती है या करता है जैसे उसकी मम्मी या पापा उनके साथ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक दिन उसे एहसास होता है कि जब उसकी मम्मी उसे दूध पिलाती है तो वह तो दूध पी लेता है, या उसका घोड़ा दूध पी लेता है, परंतु उसकी गुड़िया या उसका घोड़ा दूध नहीं पीता है, और वह स्वयं तो दूध पी लेता है लेकिन वो जो खिलौना है वह वैसे रिएक्ट नहीं करता या वो रिएक्शन नहीं देता जो वह स्वयं अपने पेरेंट्स को देता है। और तब वह उसे किसी एक दिन जब उसे एहसास होता है कि मैं अलग हूँ, मेरा गुड्डा अलग है या मेरी गुड़िया अलग है या मेरा घोड़ा अलग है, और वह उस गुड्डे या गुड़िया को फेंक देता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि मैं इन सब से अलग हूँ। यही उसमें आत्म के विकास का साइन है, निशान है, और वह उसका व्यक्तित्व यहीं से बनना शुरू होता है जब उसे पता चलता है कि मैं इन सब से अलग हूँ। और उसमें ये जो आत्म का विकास होता है वह दूसरे लोगों के संदर्भ में ही डेवलप हो जाता है, और वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। और धीरे धीरे वह अपने मम्मी पापा से या सभी लोगों से टाटा करना, बाय बाय करना, हंसना, मुस्कुराना, लोगों से मिलना, गलत काम पर डांट खा करके सीखना और अच्छे काम पे पुरस्कार पा करके सीखना, ये तमाम बातें बच्चे में डेवलप होने लगती हैं, और वह मैं और मुझे के सिद्धांत के माध्यम से सीख जाता है, और यही से उसका समाजीकरण चलता है जो कि निरंतर जारी रहता है। समाज आत्म का विकास होने के साथ ही बच्चे में काफ़ी समझदारी आने लगती है, और यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार से मीड ने मैं और मुझे के सिद्धांत के माध्यम से समाजीकरण को समझाने का प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं सिगमंड फ्रायड नामक
एक मनोवैज्ञानिक हैं और इनके जो सिद्धांत हैं समाजीकरण के, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और लोगों ने इनके सिद्धांत को काफ़ी तवज्जो दिया है, मान्यता दी है। और इन्होंने मनुष्य की काम प्रवृत्तियों को, जिसे उन्होंने लिबिडो कहा है, और कहा है कि यही लिबिडो की जो प्रक्रिया हैं ये हमारी समस्त अंतःक्रियाओं को संचालित करती हैं और इन्हीं के आधार पर मनुष्य के सभी सामाजिक और असामाजिक कार्य होते हैं। और इसी आधार पर समाजीकरण के सिद्धांत को फ्रॉयड ने प्रस्तुत किया है। फ्रॉयड ने अपने समाजीकरण के सिद्धांतों की जो विवेचना की है उसमें 3 आधार प्रमुख हैं: ईड, ईगो एवं सुपर ईगो। आपने यह कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों फैक्ट्स या तथ्य पाए जाते हैं। ईड की स्थिति में मनुष्य पशु तुल्य काम प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है। आपके अनुसार वह उसे किसी प्रकार की मर्यादा या नीति नियम का बोध या ज्ञान नहीं रह जाता और वह अपनी ज़रूरतों को किसी भी रूप में पूरा करने के लिए तैयार रहता है। जब ईगो की स्थिति आती है तो व्यक्ति में तर्क वितर्क करने की शक्ति पाई जाती है और इससे मानव अपनी बौद्धिक और विचारशील क्रियाओं से पशुवत प्रवृत्तियों को सामाजिक मान्यताओं के आधार पर कंट्रोल करता है और काम प्रवृत्तियों और सामाजिक नियमों के बीच सामंजस्य स्थापित करके ही चलना चाहता है। तीसरी जो स्थिति है सुपर ईगो की, इस स्थिति में मानव अपनी काम वासनाओं का दमन करता है, उन्हें नियंत्रित करता है और इस स्थिति में उसे सामाजिक नियमों और मान्यताओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वह सामाजिक प्राणी बन जाता है और वह गलती करने से रुक भी जाता है। फ्रॉयड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में ईड, ईगो और सुपर ईगो की भावना होती है और जब हमारे अंदर जो भावना, अगर ईड होगी तो व्यक्ति गलत काम कर सकता है। ईगो उसे यह इंगित करता है कि अवसर देखो और काम कर लो, तो यहाँ पे भी वह थोड़ा सा गलती कर सकता है, लेकिन जो सुपर ईगो है वह उसे गलती करने से रोकता है और उसे कहता है कि नहीं, यह गलत है और आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सामाजिक मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करिए और काम करिए। और इस प्रकार से ये तीनों ही भावनाएं हमारे अंदर रहती हैं। कभी कभी ईड अगर हावी हो जाता है तो व्यक्ति गलत काम कर लेता है, लेकिन मोस्टली सुपर ईगो हमें गाइड करते रहता है और हम गलती करने से बच जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो को। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को बहुत ज़ोर से भूख लगी है और उसे भोजन करने की इच्छा है। ये भूख जो है ईड है और जो ईगो है वह कहता है कि यदि आपको मिठाई खानी है, भूख शांत करनी है तो या खाना खाना है तो आप मेहनत करिए और यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो चोरी कर लो और खा लो और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लो। इस प्रकार से व्यक्ति ईड और ईगो के अंदर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है और जो भावना उसके ऊपर हावी हो जाए वैसा वह कर लेता है। लेकिन सुपर ईगो कहता है कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है, गलत है और सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ है, ऐसा आपको नहीं करना है। और इस प्रकार से उसका विवेक जागृत हो जाता है और वह गलती करने से बच जाता है। यहीं से उसका समाजीकरण जो है वह स्ट्रांग होता है और वह समाज के अनुसार व्यवहार करना सीखने लगता है और अपनी गलत प्रवृत्तियों पर, गलत जो उसकी मनोवृत्तियां हैं उनको वह रोक पाता है और अपना जीवन जो है वह समाज के अनुसार बनाने का प्रयास कर लेता है। तो फ्रॉयड के अनुसार ईड, ईगो और सुपर ईगो जो हमारी बेसिक मनोवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं के आधार पर हम सीखते हैं और हमारा सामाजीकरण होता है। तो अगला जो सिद्धांत है समाजीकरण का वह है इमाइल दुर्खीम का सिद्धांत। इमाइल दुर्खीम का जो सिद्धांत है वो उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया को सामूहिक प्रतिनिधानों, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के आधार पर समझाने का प्रयास किया है।
और आपने यह कहा है कि सामूहिक चेतना की धारणा और सामूहिक प्रतिनिधानों के द्वारा ही समाजीकरण की प्रक्रिया को विशेष योगदान मिलता है। और उन्होंने यह कहा है कि जो सामूहिक प्रतिनिधान हैं ये समाज की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से कुछ ना कुछ आशा रखता है, कुछ निश्चित व्यवहारों की आशा रखता है जो कि उसके समाज में नियम होते हैं, आदर्श होते हैं, मान्यताएं होते हैं। और वह समाज अपने प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा करता है कि वह उन नियमों, आदर्शों और मर्यादाओं को एडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे, पालन करेंगे और सामाजिक प्राणी बनने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों और नियमों को एडॉप्ट कर लेता है तो धीरे धीरे वह जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और उसका सामाजिकरण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह एक समाज के बीच में रह कर के ही संपादित होती है और समाजीकरण की प्रक्रिया का संस्कृति के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। और जो पूरा समाज है, यदि उन व्यक्ति का समाजीकरण नहीं होगा तो मनुष्य और जानवरों में कोई अंतर नहीं होगा। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण समाजीकरण के माध्यम से ही होता है और इसी समाजीकरण के कारण समाज व्यवस्थित बना रहता है। तो आशा है समाजीकरण के ये सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे। आप इन पर चर्चा करिए और बार बार इन्हें पढ़िए और डिस्कशन करने से आपको ये सिद्धांत बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं और आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। तो धन्यवाद।